अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासी सूरत हाल में बेयकीनी मुसलसल बढ़ रही है। सियासी वफादारियां भी तेजी से तब्दील हो रही हैं। नए सियासी कायदीन सामने आ रहे हैं और नई सियासी पार्टियां बनने के दावे भी सामने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो अब से कुछ दिन पहले तक पीडीएम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहती है, अब वो पीडीएम को डरा रहे हैं और बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पर इन्हिसार ना करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एस्टैब्लिशमेंट अपने प्लान ए से प्लान बी पर चली जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद इंतखाबात कब होंगे, इस पर खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वक्त पर इंतखाबात होने पर भी सवालात बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने पर सवालिया निशान था, मगर अब आम इंतखाबात के हवाले से भी खदशात बढ़ गए हैं। और आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस हवाले से मौजूद सवालात में इजाफा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िका फैसला करेंगे। मुल्क को क्या नए हंगामों की भीड़ चढ़ा दें? इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िका फैसले ही हम करेंगे। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं, इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है। जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। सवाल ये भी है कि अगर इंतखाबात वक्त से आगे जाते हैं तो मुल्क में हुकूमत किसकी होगी? क्या मौजूदा हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाएगी या निगरां हुकूमत लाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह उसे 90 दिन से आगे ले जाया जाएगा? आइन के आर्टिकल 232 के तहत अगर मुल्क में गैर मामूली हालात हों तो सदर मुमलिकत इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं और उसके नतीजे में कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल तक तौसी की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुल्क में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि इमरजेंसी नाफिज की जा सके और इसके बाद मौजूदा कौमी असम्बली को तौसी दी जा सके? क्योंकि इस वक्त मईशत सियासी गैर यकीनी की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इलेक्शन के बाद एक नए मैंडेट वाली मुंतखब हुकूमत ही मुश्किल फैसले कर पाएगी। IMF भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि सियासी पेशरफ्त का नोटिस लेते हैं मगर मुल्की सियासत पर तबसरा नहीं करते और उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पूरा रास्ता तलाश किया जाएगा। और अहम बात यह है कि अगर निगरां हुकूमतों को 90 दिन से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के होते हुए ये कैसे मुमकिन होगा? इसी सियासी अफरा तफरी के माहौल में तहरीक इंसाफ टूट रही है और उसके कई रहनुमा पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस पर आज मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान पर तनकीद की। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो हमारे शुहदा की बेहुरमती करता है हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शुहदा के साथ किया, जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, उसको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान के इस वक्त 4 ग्रुप मुतहर्रिक हैं जिनका सियासी मुस्तकबिल अब तक गैर वाज़ेह है, मगर इन चारों ग्रुप्स की कोशिश है कि वो अपनी सियासत को बचाएं और इंतखाबी मैदान में इमरान खान और तहरीक इंसाफ से जुड़ा वोट बैंक हासिल कर लें। एक फवाद चौधरी का छोटा सा ग्रुप है, दूसरा तहरीक इंसाफ के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़रा हाशिम डोगर और मुराद रास का ग्रुप है, और तीसरा जहांगीर तरीन का ग्रुप है, और चौथा वो ग्रुप है जो काफ लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। जबकि नून लीग कह रही है कि हमारा पिछला तजर्बा अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि पूरे के पूरे ग्रुप्स को अपने अंदर जगह दें। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे नून लीग के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, पहले से जो गैर यकीनी थी उसमें मजीद इजाफा कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने। ये क्या आप लोग वाकई सोच रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे नहीं कराने हैं, कोई नया रास्ता निकालना है हुकूमत प्रोलॉन्ग करने का और असेंबली प्रोलॉन्ग करने? जी शाहजेब, देखें, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ ना हुकूमत के ज़ेरे गौर है और ना ही मुस्लिम लीग नून के किसी फोरम के ऊपर बहस हुई है। हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ रखा है कि इस हुकूमत की आइनी मुद्दत अगस्त के अंदर ख़त्म होगी और उसके बाद ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो आइनी रास्ता है अक्टूबर या नवंबर में, चूँकि अगर असम्बलियाँ कुदरती मुद्दत को पूरा करके डिज़ोल्व हों तो फिर 60 दिन आइन कहता है, और अगर उससे 2-4 दिन पहले डिसॉल्व हो जाए अपने नेचुरल जो पूरी एज से, तो फिर 90 दिन की गुंजाइश है आइन के अंदर। तो लिहाजा अक्टूबर और नवंबर के दरमियान इंतखाबात का वक्त मुतय्यन है और मुझे उम्मीद है कि उस दौरान पाकिस्तान में इलेक्शन के जरिए नई हुकूमत आ जाएगी। ये यानी कि ये तो आपने वाजे कर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ ये बात भी तय है कि जो निगरां हुकूमतें आएंगी वो 90 दिन के लिए होंगी। ऐसा नहीं हो रहा होगा 90 दिन से ऊपर जा रहे हो। जो आइन की पासदारी है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात वहाँ भी होंगे, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी के भी साथ आप लोगों की?
जी, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और देखिए, जो हमारी हुकूमत है, हम में जब भी किसी वक्त बहस हुई है तो सबका ये ख्याल है कि हमें ऐसा कोई अपने ऊपर रिकॉर्ड पे दाग नहीं लगाना चाहिए जिससे ये मालूम हो कि हमने अपनी आइनी मुद्दत से तौसी की या हम इक़्तिदार में जवाज़ दे रहे थे किसी तरह अपने इक़्तिदार को तूल देने का। तो लिहाजा जब आइन की मुद्दत असेंबलियों की ख़त्म होगी, ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत ख़त्म करेगी और उसके बाद मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए हमें जाना होगा। और यही एक रास्ता है, चूँकि जो बेयकीनी है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त की मुआशी सूरत हाल है उसके लिए बहुत ही वो मोहलक है। और जो आपको अंदाज़ा है कि हम जहाँ पहुँच गए हैं 2018 से लेकर आज 2023 में, इन 5 सालों में जो तनज़्ज़ुली हुई है, अब सूरत हाल अमलन ये हो चुकी है कि जो आपके नेट फेडरल रेवेन्यूज़ हैं वो इतने काफ़ी नहीं है कि आप उससे अपनी डेट सर्विसिंग भी कर सकें। लिहाजा अब आपको अपने तमाम जो दीगर अखराजात हैं उन्हें पूरा करने के लिए मज़ीद बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल किसी भी मईशत के लिए, अगर किसी कंपनी की ऐसी बैलेंस शीट हो तो वो आपको रात को सोने नहीं दे सकती। तो हमें अब बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, हम इस मुल्क के अंदर दोबारा सरमायाकारी के पहिए को चालू करें। मगर ऐसे बात सब इस सब में पैक को दोबारा रिवाइव करें। जब आप वक्त पे करने जा रहे हैं तो ये जो भी मुआशी सूरत हाल है, ज़ाहिर इसका बर्डन आपके ऊपर भी है। महंगाई 38% है और दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ टूट रही है, तोड़ा जा रहा है उसे। मगर उसमें जो लोग टूट रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है तरीन ग्रुप में अभी तक वो पार्टी नहीं अनाउंस कर पाए हैं, क्योंकि सबको पता है उन्हें कि जहांगीर तरीन साहब का अपना वोट बैंक तो है नहीं, और वो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उन्हें भी कोई पार्टी अपने साए में ले ले। तो आप लोग क्या बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें लिया जाए? क्योंकि पिछले साल जुलाई का आपका एक्सपीरियंस है कि अपना वोटर भी नहीं निकलता और तहरीक इंसाफ का वोटर भी ज़्यादा निकलता है उनके खिलाफ जो उन्हें छोड़कर आते हैं। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि एक बड़ी जमात है और हमारे पास ज़्यादातर नशिस्तों पर हमारे अपने पार्टी के डाई हार्ड कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। और हाल ही में जब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का शेड्यूल जारी किया था तो हमें तकरीबन हर नशिस्त के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हमारे अपने उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी थी। तो इसलिए PMLN के पास जो गुंजाइश है कि वो किसी को बाहर से लें, उसी जगह हो सकता है कि जहां पर हमारे पास कोई मुनासिब उम्मीदवार ना हो, और ऐसे हल्के कुछ हैं लेकिन वो बहुत महदूद हैं। तो PMLN जो है वो इस लिहाज से कैंडिडेट्स में काफ़ी हद तक खुद कफील है। तो यही वजह है कि जो बाहर का कैंडिडेट है वो भी देखता है कि यहाँ पर मेरी जगह है या नहीं है। तो इस सूरत हाल की वजह से वो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ता करते हैं, दूसरे ग्रुपों से भी राब्ता करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हल्का है कि जहाँ पर हमारे पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है या विनिंग कैंडिडेट नहीं है और कोई अच्छी शोहरत का ऐसा उम्मीदवार है कि जो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना चाहता है, तो यकीनन ऐसे उम्मीदवारों को तो हम एक्सेप्ट करेंगे। मगर इस सारी की सारी सूरत हाल में जब आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, आपने कहा कि आप ये लेगेसी नहीं चाहते, आपने जमात में भी ये राय है और ये फैसला यही है कि हम वक्त पर आप चले जाएंगे, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और निगरान सेटअप भी प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ऐसी भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब अगर एक और चीज़ आप ही की हुकूमत की लेगेसी के तौर पर लिखी जाएगी कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, अगर हमाद अजहर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो उनके वालिद को उठा लिया गया, कल फिर वापस छोड़ा गया, कि बिजनेसेस को हमने देखा कि जो आतिफ खान साहब हैं उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने कहा कि उसको ताला लगा दिया गया है। ये सब भी आपकी लेगेसी के तौर पर याद रखा जाएगा? नहीं शाजिब, देखिए, पहली बात यह है कि हमारी लेगेसी ये है कि अगरचे PTI ने और इमरान खान ने हम सब के साथ बहुत इंतकामी कार्रवाइयाँ की, हमें जेलों में रखा। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे में PTI के किसी बंदे को ना गिरफ्तार किया गया, ना कोई ऐसा झूठा पर्चा कराया गया, ना इमरान खान को किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अलबत्ता जो 9 मई को उन्होंने इस मुल्क के अंदर वाक़यात किए जो कि ना काबिल यकीन थे कि एक ऐसी जमात जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहती हो, वो सारे काम वही करे कि जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द तंजीमें करती हैं या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, तो वो एक रेड लाइन क्रॉस हुई है। और 9 मई के बाद ये अमेरिका में भी या बरतानिया में भी किसी मुल्क के अंदर इस नौयत के जो वाक़यात हैं वो अनपनिश नहीं जाते। और जो लोग आप दे रहे हैं, अगर ये इतने बहादुर हैं और इतने बड़े इनकलाबी हैं तो इन्हें खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना चाहिए।
और ये क्यों फरार इख्तियार किए हुए हैं, ये क्यों मौका देते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कि वो उनके पीछे छापे मारें। हमें तो जब इन्होंने कॉल अप नोटिस भेजते थे हम खुद पेश होते थे। मेरी सर्जरी हुई थी 3 दिन पहले मेरे बाजू की, बड़ी सीरियस। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ये ना समझा जाए कि मैं फरार हासिल करना चाहता हूं। मैं पेश हुआ नैब में और उन्होंने वहीं मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह हमारे तमाम लीडर्स जो हैं जिनको ये गिरफ्तार करना चाहते थे, हमने कभी गिरफ्तारी से फरार हासिल नहीं किया और लॉ को और कानून का सामना किया और अपनी बेगुनाही साबित की। तो ये लोग इनकलाबी तो एक एक दिन में 2-2 दिन में और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, पार्टी छोड़ रहे हैं। और हमने तो हर तरह की सख्तियां झेली, गोलियां खाई, जेलें देखी, ना सियासत छोड़ी ना पार्टी छोड़ी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इनकी अपनी कमजोरी है और इसको कुछ नहीं कह सकते। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, 1.25 साल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 9 मई का जो शहीदों की यादगारें आप डिस्ट्रॉय करें, फौजी तनसीबात पे हमला करें, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे जो कानून के अंदर लिखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ मईशत इस वक्त एक बड़ा मसला बनी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर संभलने के बाद एक दफ़ा फिर गिरावट का शिकार है और डॉलर का इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फ़र्क एक दफ़ा फिर बढ़ गया है। इंटरबैंक में तो डॉलर आज 51 पैसे इजाफे के साथ 286 रुपये 19 पैसे का हुआ, मगर ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये इजाफे से 308 रुपये का हो गया है। और इस वक्त सबसे बड़ी वजह IMF प्रोग्राम का नवा रिव्यू होने या ना होने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुकूमत कभी कहती है कि प्लान बी है, कभी कहती है प्लान बी नहीं है, बल्कि IMF ही वाहिद ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले माली साल में 25 अरब डॉलर्स तक की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। और माहिरीन मईशत की राय वाज़ेह है कि अगर IMF का प्रोग्राम ना हुआ तो सितंबर के बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है और कोई दोस्त मुल्क ही इजाफी फंडिंग देकर पाकिस्तान को बचा सकता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 3 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, जो खित्ते में सबसे कम है। बॉन्ड्स 100% तक जाकर ट्रेड हो रहे हैं और ये सब मुतवक्के डिफॉल्ट ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। और 38% की रिकॉर्ड महंगाई और उस पर भी 21% की रिकॉर्ड शरह सूद के साथ हुकूमत के लिए अगला बजट बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस माली साल में 3,900 अरब रुपए सूद की अदायगियों के लिए रखे गए थे। मगर एक तरफ खसारा बढ़ने की वजह से हुकूमत को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा, तो दूसरी तरफ शरह सूद 21% की रिकॉर्ड सतह पर होने की वजह से महंगा कर्ज लेना पड़ा, जिससे सूद की अदायगियाँ 3,900 अरब रुपए के टारगेट के बजाय 5,300 अरब रुपए सिर्फ इस माली साल में होंगी। और अगले माली साल की सूरत हाल इससे भी बुरी नजर आती है, क्योंकि सूद की अदायगियां मुतवक्के तौर पर 7,500 अरब रुपए हो जाएंगी। यानी हुकूमत अगर 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखती है तो उसका 80% से ज़ायद तो सिर्फ सूद की अदायगियों में ही चला जाएगा। और आज मेहताब दर की खबर के मुताबिक अगले बजट के तहत वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी कर्जों पर सूद की अदायगियां करने के लिए नाकाफी होगी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के ज़्यादातर अखराजात डिफेंस, डेवलपमेंट और कर्जों की अदायगियों के गिर्द घूमते हैं और इसी हवाले से बजट बनाने वालों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। खबर के मुताबिक अगर अगले माली साल FBR अपना मुमकिना 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो NFC अवार्ड के तहत उसका 57.5% यानी 5,200 अरब रुपए सूबों को देना होगा। तो इस तरह वफाक की आमदनी तकरीबन 4,000 अरब रुपए रह जाएगी। इसके बरक्स अगर वफाकी हुकूमत की नॉन टैक्स आमदनी 2 से 2,500 अरब रुपए तस्वुर की जाए तो वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 6,500 अरब रुपए तक हो सकती है। जबकि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 21% करने के बाद अगले बजट में सूद की अदायगियां 7,500 अरब रुपए तक जाने का इम्कान है। जबकि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र शरह सूद में कमी जल्द मुतवक्के नहीं है, जबकि हुकूमत पहले ही अगले माली साल औसत 21% महंगाई की तवक्को कर रही है। खबर के मुताबिक इस सूरत में बाकी सारे अखराजात जैसा कि दिफा, तरक्की, मुल्क को चलाना, तनख्वाहों की अदायगी, पेंशन, सब्सिडीज और ग्रांट्स की अदायगियां कर्जों से पूरी करना होंगी। इस तरह का बजट पाकिस्तान के लिए पायदार नहीं है, चाहे IMF का प्रोग्राम हो या ना हो। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत को सारे अखराजात पूरे करने के लिए मजीद कर्जा लेना होगा, जिससे सूद में मजीद इजाफा होगा। खबर के मुताबिक इस सूरत हाल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हुकूमत अपने ज़राए आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करे और पेंशन रिफॉर्म्स और 18वीं तरमीम के बाद वफाकी वजारतों के खात्मे जैसे अहम इकदाम के जरिए अखराजात में कमी करे। मगर इस सारी सूरत हाल में सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस माली साल का 7,640 अरब रुपए का टैक्स टारगेट नहीं इकट्ठा कर पा रही है तो अगले माली साल में 21% से ज़ायद टैक्स यानी 9,200 अरब रुपए कैसे इकट्ठा करेगी। क्योंकि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए दरामदाद पर पाबंदी तो मुतवक्के तौर पर ऐसे ही बरकरार रहेगी। और इस सब में तशवीश की बात यह है कि 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट भी GDP का सिर्फ 8.6% होगा, जो इस खित्ते के दीगर ममालिक में सबसे कम होगा। तो फिर खसारा तो होगा। इसलिए हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है कि ट्रेडर्स, रियल एस्टेट और ज़राअत के शोबे को भी टैक्स नेट में लाए और जहां आमदनी हो वहां टैक्स लगाए। क्योंकि सूरत हाल यह है
कि हुकूमत इस साल के भी बजट अहदाफ हासिल नहीं कर पाई है। महंगाई हर माह बढ़ रही है और टैक्स टारगेट का शॉर्टफॉल भी हर माह ही बढ़ रहा है। FBR मई में भी अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं कर सका है और टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 16% का इजाफा हुआ है, क्योंकि दरामदात पर कस्टम ड्यूटीज में 18% की कमी आई है और इंपोर्ट स्टेज पर टोटल टैक्स कलेक्शन में 11% कमी आई है। इन 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 428 अरब रुपए पर पहुंच गया है। हुकूमत ने रवा माली साल टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए रखा था और हुकूमत को यह टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ जून में 1,425 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। FBR के पास इन 11 माह में टैक्स का हदफ 6,440 अरब रुपए था, लेकिन FBR सिर्फ 6,205 अरब रुपए इकट्ठे कर सका है। मई के महीने में FBR को 621 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, मगर FBR के मुताबिक टारगेट से 49 अरब रुपए कम यानी 572 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हो पाया है। ये टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तो बेहतर है, लेकिन टैक्स हदफ अभी भी पूरा नहीं हो सका है। हुकूमत इस साल एक मिनी बजट लाने, सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने और मुतादिद अशिया पर 25% टैक्स करने के बावजूद टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकी है। इसलिए अगले साल के लिए अहदाफ पर भी पहले से ही सवाल उठ रहा है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के तकरीबन तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और आज पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्जा वहाब को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन नंबर गेम की सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई है। वैसे तो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब भी दोनों के पास सादा अक्सरियत नहीं है। लेकिन तीसरी बड़ी जमात यानी तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बज़ाहिर जमात इस्लामी की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से तहरीक इंसाफ मरकजी सतह पर टूट फूट और तकसीम का शिकार है, पार्टी क़यादत पार्टी छोड़कर जा रही है। कराची से अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल और आफ्ताब सिद्दीकी समेत कई अहम शख्सियात पार्टी छोड़ चुकी हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में PTI के टिकट पर जीतने वाले तमाम अराकीन इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए जमात इस्लामी का साथ देंगे या नहीं देंगे। ये अहम तरीन सवाल है, जिसका जवाब अब से चंद दिन बाद यानी 15 जून को मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन मेयर कराची का इंतखाब किया जाएगा। मेयर कराची का इंतखाब KMC का 367 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान करेगा और मेयर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 184 अराकीन की हिमायत दरकार होगी, जो इस वक्त ना जमात इस्लामी के पास है और ना ही पीपल्स पार्टी के पास है। मखसूस नशिस्तों को मिलाकर पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 155 हो गई है। नून लीग के पास 14 नशिस्तें हैं, JUI के पास 4 नशिस्तें हैं। यानी अगर नून लीग और JUI पीपल्स पार्टी की हिमायत करती हैं तो भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 173 अराकीन की हिमायत हासिल होगी और 184 का गोल्डन नंबर हासिल करने के लिए मजीद 11 अराकीन की हिमायत की जरूरत पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों को शामिल करने के बाद जमात इस्लामी के अराकीन की तादाद 130 हो गई है, तहरीक इंसाफ की तादाद 62 हो गई है और यूँ दोनों जमातों की मजमूई तादाद 192 बन रही है। यानी अगर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन जमात इस्लामी को वोट देते हैं तो फिर आसानी से जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हालिया सूरत हाल में PTI के तमाम मुंतखब अराकीन इमरान खान की हिदायत पर अमल करेंगे या फिर उनमें से कुछ अराकीन को पीपल्स पार्टी मैनेज करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड्स के जरिए होना है, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन की खुलकर हिमायत या फिर इलेक्शन के दिन अपना वोट इस्तेमाल ना करने की सूरत में ही पीपल्स पार्टी अपना मेयर ला सकती है, वरना जमात इस्लामी और PTI मिलकर पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे सकती हैं। लेकिन सहाफ़ी अब्दुल जब्बार नासिर की खबर के मुताबिक कल तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूर हक में अपना मुशावरती इजलास बुलाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अराकीन ने शिरकत ही नहीं की और सिर्फ 1 दर्जन अराकीन ही इजलास के लिए पहुंचे, जिस पर आखिरी वक्त में इजलास ही मुलतवी करना पड़ा और अगले 48 घंटों में नए इजलास के लिए पैगाम भेजा जाएगा। खबर के मुताबिक PTI के ज़राए का कहना है कि यह बात दुरुस्त है कि 1 दर्जन से ज़ायद चेयरमैन राब्ते में ही नहीं हैं। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक बार फिर दावा किया है कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, मेयर जमात इस्लामी का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उनकी हिमायत नहीं की है। अब मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन ये उनकी पार्टियों का मसला है और नून लीग का फैसला है कि नून लीग के लोग भी चाहते हैं, उनके नुमाइंदे भी चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। सब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं है। अब भी इनके पास आखिरी मौका है कि ये मैंडेट का एहतराम करें और जमात इस्लामी जिसका मेयर बनने जा रहा है उसके नंबर ज्यादा है तो उसको कबूल करें। इस सब के बावजूद भी इनको पता चल जाएगा कि ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे और मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शॉर्ट हैं आप अभी तक, अगर JUI और नून लीग को भी मिला लें 173, दूसरी तरफ 191, चाहिए 184, कैसे बनेंगे आप मेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब, कोई अना का मसला इसमें नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ सबका पैरामाउंट इंटरेस्ट हर सियासी जमात का ये है कि कराची में तरक्की हो, कराची में काम हो। ये कब तक धरने की सियासत होगी, कब तक जो है हड़तालों की, जलाओ घेराव की सियासत होगी। और बुनियादी तौर पर जो 15 जनवरी का इंतखाब था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चुनाव
कराची वालों ने किया, उसमें बुनियादी जो बयानिया था बिलावल साहब का वो यही था कि कराची शुड वोट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका ना सिर्फ यहाँ पर स्टेक हो बल्कि सूबे में भी हो, वफाक में भी स्टेक हो। हम वफाक में बैठे हैं, हमारा वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर आज़म के साथ इत्तेहादी हैं, सूबाई हुकूमत हमारी है। तो कराची में भी अगर उसी सियासी जमात की अक्सरियत होगी, हुकूमत बनेगी, तो बाआसानी वो चीफ़ मिनिस्टर के साथ बैठ के, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, काबीना के साथ बैठ के मसाइल को हल कर सकेगा। अगर कोई और शख्स आएगा तो वही इख्तियारात की बातें करेगा, कहेगा मैं क्या काम नहीं कर सकता हूँ, एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी जो कहेगी हम क्या क्या काम कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ, जमात इस्लामी बनके करते तब भी हो सकता था। 15 जनवरी को नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने अक्सरियत दी, हम वी इमर्ज्ड एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और अभी जो हाफिज़ नईम साहब कह रहे हैं वो 130 पे खड़े हैं, हम 155 पे खड़े हैं। एक 25 सीटों को तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो हमारे और उनके दरमियान है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हाफिज़ साहब बजाय इसके इस बात को एक्सेप्ट करें कि 155 ज़्यादा नंबर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास है, वो कहते हैं नहीं कुछ भी हो जाए मेयर तो जमात इस्लामी का होगा। ये किसी की अना का मसला नहीं है। लेट्स फोकस ऑन चार्टर ऑफ कराची। हमें ये सोचना चाहिए कैसे हम साथ बैठ के कराची के मामलात को संजीदगी के साथ हम उलझाने के बजाय सुलझाने की तरफ ले जा सकते हैं। उसके लिए वो तैयार है, मगर वो कहते हैं वो उसी सूरत में बैठने को तैयार है जब मेयर उनका होगा जमात इस्लामी का। बड़ा इंटरेस्टिंग है शादिब, उनके साथ मिलकर बना सकते थे, वो इस बात के लिए तैयार थे। इलेक्शन से पहले हाफिज़ नईम साहब कहते थे, और बरमला कई उनकी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं कि जिसकी अक्सरियत होगी, जो पहली पार्टी होगी वो मेयर बना ले, जो नंबर 2 होगी वो डिप्टी मेयर बना ले। तब तक उनको शायद अंदाज़ा ये था कि उनकी सीटें हमसे ज़्यादा हो जाएंगी। तमाम प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वो 130 पर खड़े, मैं 155 पर खड़ा हूँ। तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि हाफिज़ साहब जो आप इलेक्शन से पहले और इवन इलेक्शन के कुछ दिन बाद तक आप कह रहे थे कि जिसकी अक्सरियत आती है वो मेयर बना ले, दूसरी पार्टी डिप्टी मेयर बना ले। तो ये कराची शहर के अंदर 25 टाउन में पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा टाउन बनाने जा रही है, जमात इस्लामी कुछ टाउन्स बनाएगी, पीटीआई कुछ टाउन्स बनाएगी। अगर इसी तरीके से तफरीक की सियासत हुई, लड़ाई की सियासत हुई, अना की सियासत हुई, तो आप मुझे बताएं लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे। तो मैं बड़े मोदबाना अंदाज से हाफिज़ साहब को ये कहना चाहूँगा कि आइए अपना नहीं सोचें, अपनी ज़ात का नहीं सोचें, लेट्स फोकस ऑन द इशूज़ ऑफ कराची। पीपल्स पार्टी संजीदगी के साथ मसाइल हल करना चाहती है, हम काम करने को तैयार हैं। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आपके टाउन्स में आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें और कराची को चलने दें। बट आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बन जाएंगे? क्योंकि एक दूसरी तरफ 191 है, तो कॉन्फिडेंस किस बात का है कि तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे नहीं या आपके हक में वोट दे देंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि 191 आपको कहना नहीं चाहिए, बिकॉज 130 पे जमात इस्लामी खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उनके पार्लिमानी मेंबरान क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, एक मुहिम चीज़ है ये। उनके लीडर ने तो कहा ना कि मैं अमीर जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके लीडर ने तो बहुत सारी बातें और भी कही हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि उनके जो बड़े बड़े लीडरान जो नैरेटिव लेकर चल रहे थे, उसके बावजूद तितर बितर का वो शिकार है। तो क्या वो लोग साथ हैं? नहीं। और जमात इस्लामी ने कल अपना पावर शो करने की कोशिश की, और मैंने भी जब्बार नासिर साहब की वो खबर पढ़ी है, मीडिया के दोस्तों ने बताया कि पीटीआई के शायद कोई 8 या 9 अरकान वहाँ पहुँचे थे, बाकी लोग नहीं पहुँचे। ये इस बात को शो करता है कि जमात इस्लामी डज़ नॉट हैव द नंबर्स। बजाय इसके इसको हम कानूनी मसला बनाए, हमें इसको सियासी अंदाज से हल करना चाहिए। If they don't have the numbers, वो बाय देयर ओन विल है या फिर वही जो इस वक्त उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है उसके नतीजे में है? तो अगर उसके नतीजे में आप मेयर बनेंगे तो वो आवाज़ तो उठाएंगे कि भाई आप फेयर एंड स्क्वायर तो नहीं बने, वो ये कहेंगे। बाय देयर ओन विल मैं समझता हूँ, देखें जो भी इस वक्त नुमाइंदा जीत के आया ना, उसका एक इंटरेस्ट है कि मैं लोगों के मसाइल हल करूँ। वो नहीं चाहता कि हम उस सियासत में जाएँ जहाँ पर कागजात को फेंका जा रहा है और धरने लगाए जा रहे हैं। उनसे हमारी उनसे मुशावरत बहुत दिन से चल रही है। और अगर आप याद करें 15 जनवरी के फ़ौरन बाद शुरू में बात की गई थी कि फ़ौरन इत्तेहाद इनका हो जाएगा, लेकिन पीटीआई की अपनी क़यादत की जानिब से रेजिस्टेंस आई थी कि वो जमात इस्लामी के साथ नहीं बैठना चाहते, बिकॉज शायद वो ये फील करते हैं वो एक दूसरे के कंपेरेटर हैं कि शायद जमात इस्लामी ने पीटीआई को रिप्लेस करने की कोशिश की है, पीटीआई जमात इस्लामी को रिप्लेस कर सकती है। तो इसलिए जो सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत है इस वक्त कराची शहर की, वो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो रूरल जो कराची की बेल्ट थी वहाँ से भी और जो सेटल्ड बेल्ट है वहाँ से भी जीती है। कराची के टाउन्स के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी हमारी है, सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे पास है, वफाक में हम इस शहर को लीड करेंगे तो शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा सकेगी। अगर हाफिज़ नईम साहब अपनी अना के चक्कर में, अपनी शेरवानी के चक्कर में वहाँ आके बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर धरने की सियासत होगी, फिर तनकीद की सियासत होगी और मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। मैं समझता हूँ हमारा शहर डिज़र्व करता है कि उसके मसाइल को अब हल किया जाए, उसको उम्मीद ये दिलाई जाए कि काम किया जा सकता है। और शाहजेब, आपने पिछले दिनों देखा कि कराची की कमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, 1150 मिलीमीटर बारिश हुई लेकिन शहर बंद नहीं हुआ।
काम करके दिखाया, आपको लोग ऑन ग्राउंड नजर आते थे। हमने माजी में बड़ी गलतियां की होंगी, बट देयर इज अ चेंज इन पीपल्स पार्टी। हम प्रोएक्टिवली काम करें और जो काम कर रहे हैं उसकी तशहीर करें, बता रहे हैं लोगों को। उसके लिए एक बात बड़ी लाजमी है, और वो ये लाजमी है क्योंकि हमने देखा इस शहर ने 2008 के बाद एक ही चीज़ देख रहे हैं जी, इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। इलेक्शन होते नहीं है, हो जाए तो फिर मेयर ये कह रहा होता है इख्तियार नहीं है। अगर आप बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी ही की सूबे में हुकूमत है, मरकज़ में भी इत्तेहादी है, अगर आप मेयर बनने जा रहे हैं तो ये पूरा मैंडेट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आपके पास, क्योंकि उन्होंने ही, वो बड़े एक्साइटेड थे जब आपका पहले भी नाम वो अनाउंस कर रहे थे कि भाई कराची में डिलीवर करना है इस दफ़ा, और कराची में अपना वोट बैंक और बढ़ाना है पीपल्स पार्टी को, और डिलीवर करके बढ़ाना है। एब्सोल्युटली, टारगेट बड़ा क्लियर है ना। इसीलिए जब मैं केएमसी में आया था तो सपोर्ट थी मेरी पार्टी की, तभी तो काम कर पाए ना, और क्लैरिटी के साथ काम किया। देखिए ना, अब आपको बसों पे तनकीद होती थी, आज आपको बसें चलती हुई नज़र आ रही हैं ना। एम्बुलेंसेज ना होने की तनकीद होती थी, आज एम्बुलेंसेज चल रही हैं ना। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप तनकीद करते थे, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहे, चीज़ों को बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक स्पेसेस हों, प्ले ग्राउंड हों, पार्क्स हों, फुटबॉल ग्राउंड हों, उनके ऊपर काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। दैट मीन देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी जो संजीदगी के साथ मसाइल को भी समझती है, वसाइल को भी समझती है, और दोनों को साथ कन्वर्ज करके चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहती है, एज कम्पेयर टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है नहीं मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। तो मैं समझता हूँ बयानिया डेवलपमेंट का होना चाहिए। ये बताइए कि अगर आप मेयर बनने जा रहे हैं तो जो आपका टेन्योर होगा उसके आखिर में कराची क्या हमें ज़्यादा साफ नज़र आएगा? कराची का मसला है, कराची लाहौर के मुकाबले में, दीगर शहरों के मुकाबले में गन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और ज़ाहिर है उस सारे के सारे इल्ज़ाम आपकी जमात पर लगते रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस अब नज़र आ रही हैं, मगर उसमें भी बहुत पीछे है। तो आपका कोई विजन है कि ये तमाम चीज़ें डिलीवर करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस टेन्योर में जिसमें आप मेयर होंगे? देखिए, एब्सोल्युटली काम लोगों को होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है, उस चीज़ को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं छोटी छोटी मोटी आपसे बातें कर लूँ। पानी का मसला है ना, एक K4 पे फेडरल गवर्नमेंट काम करी, डिस्प्यूट था, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हब डैम से हम मजीद एक और लाइन लेके आए 100 MGD की। डिसैलिनेशन के ऊपर हम काम करें। सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से वाटर बोर्ड ने 78 नई गाड़ियाँ ली हैं, जो नीली गाड़ियाँ आपको चलते हुए नजर आती हैं, जो 9 मई के इंसिडेंट पर शारे फैसल पर बदकिस्मती के साथ जला दी गई थी। 38 और गाड़ियाँ हम लेके आ रहे हैं ताकि सेवरेज की विंचिंग आप बासानी कर सकें। देयर इज अ प्लान। प्ले ग्राउंड्स को बेहतर करने के लिए, नेबरहुड एरियाज़ को बेहतर करने के लिए कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के जरिए, क्लिक के जरिए हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आपने देखा जौहर पे फ्लाईओवर बना दिए गया, अंडरपास पे इस वक्त काम हो रहा है। सेंट्रल का रुख करते हैं तो शारा नूरजहां हो, शारा जहांगीर हो, शारा हुमायूं, उसके ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप लियारी आते हैं, चाकीवाड़ा रोड बना दिए, टैनरी रोड पे काम हो रहा है। साइड के ऊपर तकरीबन कोई 31 नई सड़कें हम खुद बना रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की थी तो साइट के लिए मजीद 4,500 रुपये मिले ताकि साइट के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों को बना सकें। जो रोड लियारी को बलूचिस्तान से कनेक्ट करती है, जिसको कहते हैं शेरशाह रोड, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस वक्त बना के दे रही है। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वो हम बना के दे रहे हैं। कोरंगी कॉजवे डूब जाता था हर बारिश में, आज हमने फैसला किया कि कोरंगी कॉजवे के ऊपर नया ब्रिज बनाया जाएगा, काम हम करें। आपका मौरीपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो स्ट्रेट आपको समंदर लेके जाएगा, उसके ऊपर काम हम करें, प्रोक्योरमेंट उसकी कर दी गई है। मौरीपुर रोड हमने बना दी, सैंडस्पिट रोड हमने बना दी, हॉक्सबे रोड हमने बना दी, मछली चौक की रोड इस वक्त बन रही है। मलीर एक्सप्रेसवे जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ा मेजर इस शहर के लिए बेहतरी होगी, जिससे उसके ऊपर काम तेज़ी से चल रहा है। एंड अगेन मैं विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको कह सकता हूँ कि टारगेट हमारा ये है कि इस साल के आखिर तक उसका जो पहला फेज़ है जो कि कईयों बाद चुरंगी से स्टार्ट होगा और शाह फैसल कॉलोनी का एग्जिट एयरपोर्ट का है, उसको इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम कंप्लीट कर देंगे। और सफाई के लिए क्या करेंगे? सफाई के लिए अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर तरमीम कर दी गई है। कराची का जो बोर्ड है उसका सरबराह मेयर कराची होगा, जो कि बार बार एक तनकीद की जाती थी। कराची के 7 अजला के अंदर इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज काम कर रही हैं, उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। लैंडफिल साइट्स के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि 6 नई GTS साइट्स के ऊपर आइंदा चंद रोज़ के अंदर इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो देयर इज अ प्लान इन प्लेस। मगर उसमें एक और मसला ये है, हमने हमेशा मेयर से ये भी सुना कि फंड्स नहीं है। ज़ाहिर उसकी शिकायत प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होती थी। अब आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि वफाक में हमारी हुकूमत, सिंध में हमारी हुकूमत, तो एक अलग कोऑर्डिनेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको फंड्स मिलेंगे, बट स्टिल कराची इतना बड़ा शहर है, उसमें कोई रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आती है। अगर इंडिया के हम छोटे छोटे शहर भी देखें तो वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर दीगर टैक्सेस की मद में हमें नज़र आता है कि सेल्फ सफिशिएंट है और वो अपना रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कर रही होती हैं। इसका भी कोई प्लान है? जी बिल्कुल, देखें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि वसाइल बहुत ज़रूरी हैं। बहुत आसान होता है मैं कह दूँ मैं इससे लोन ले लूँ, उससे लोन ले लूँ। असल चीज़ यह है कि आप इदारों को अपने पैरों पर कैसे खड़ा करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की जो आपने मिसाल दी, आपने पुणे की मिसाल दी, मैं आपको पुणे की मिसाल देना चाहूँगा, चेन्नई की देना चाहूँगा, मुंबई की देना चाहूँगा, और फिर कराची जो कि मुंबई के लेवल का एक शहर कहते हैं। मुंबई गालिबन
तकरीबन कोई 70 अरब इंडियन रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा करता है। हम पूरे साल में कराची शहर से 1.6 बिलियन इकट्ठा करते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ के मुकाबले में शायद 50 करोड़ इंडियन रुपए बनते हैं। पोटेंशियल है, हमने इस पावर को टाउन्स को डिवॉल्व किया है और पिछले 5 महीने में जो 1.6 बिलियन लास्ट ईयर की कलेक्शन थी, हमने 1.33 बिलियन ऑलरेडी 4 महीने में कलेक्ट कर लिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस साल इंशाल्लाह 2 बिलियन को वो क्रॉस करेंगे। टारगेट हमने इंसेंटिव दिया उन टाउन्स को कि जितना ज़्यादा आप कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास वसाइल होंगे कि आप अपने टाउन्स में पार्क्स को ठीक कर पाओगे, रोडों को, नालों को ठीक कर पाओगे। सिमिलरली KMC पूरा, अगर आप मुंबई का एग्जांपल ले लें, मुंबई शहर से तकरीबन म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 50 अरब इंडियन रुपए म्यूनिसिपल अथॉरिटी उनकी इकट्ठा करती है जो मुंबई की है। कराची पूरे शहर से KMC 160 मिलियन 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। ये प्रॉब्लम है ना हमारे अंदर। डू यू हैव अ प्लान, या फिर या 3-4 साल बाद मैं आपको ये नंबर ही बता रहा हूँ कि आप बता के गए थे और ये नंबर वहीं खड़े हैं जहाँ पे खड़े थे। मैं शादेब आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर इंटरफेरेंस नहीं हुई ना, अगर अदालतें इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं हुई और ये इंतज़ामी मामलात, सियासी मामलात को सियासतदानों को, इंतज़ामिया को हल करने दिया गया ना, तो मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स हो, म्यूनसिपल टैक्स हो, उसमें इजाफा होगा और शहरियों को नज़र आएगा कि वो म्यूनसिपल टैक्स के जो पैसे हैं ना वो शहर के ऊपर लगते हुए नज़र आएंगे। मैं शहरियों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका बिल्कुल राइट है कि गवर्नमेंट परफॉर्म करे, लेकिन गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वो आपके वसाइल लें। आप ट्रांसपेरेंसी की मुझसे रिक्वेस्ट करें, मुझे रिक्वेस्ट नहीं, मुझे डायरेक्ट करें, मुझे फोर्स करें कि वी शुड बी ट्रांसपेरेंट इन आर एक्शन, बट एट द सेम टाइम मुझे जो वसाइल चाहिए, जो मैं आपसे लेने की ज़रूरत है मुझे, उसमें तो मेरी मदद करें। हम पर्ची पे लोगों को कैश देने को तैयार होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर डिजिटाइज तरीके से जिसकी मनी ट्रेल बन सके उसमें में प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसके अंदर जहाँ गवर्नमेंट को अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसी तरीके से मैं समझता हूँ जो सोसाइटी है ना उसको भी सोचने की ज़रूरत है कि उसकी अपनी क्या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार शादेब जो है ना वो आप जैसे दोस्तों को, जो लोगों को समझा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चार्टर ऑफ कराची बनाने की ज़रूरत है। हर सियासी जमात को, हर स्टेक होल्डर को ये सोचना चाहिए कि 50 साल बाद कराची क्या होगा, कराची के क्या एसेट्स होंगे, क्या वसाइल होंगे, कराची की इंतज़ामिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज KMC की बिल्डिंग आप देखते हैं ना, वो जमशेद नुसरवान जी ने 1932 में बनाई थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग बनाई थी। जब 1932 में KMC ये चीज़ बना सकती है, अंग्रेज़ बना सकते हैं, तो आज 2023-24 में हम भी ये काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द विल इज़ देयर, प्रोवाइडेड देयर आर नो इंटरफेरेंस। मैं बार बार कहता हूँ इंटरफेरेंस ना हो, इंतज़ामिया को काम करने दे, हुकूमत को काम करने दे, हम इंशाल्लाह डिलीवर करके देंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। हाफिज़ नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी उम्मीदवार हैं मेयर बनने के, उनसे बात करेंगे क्योंकि मुस्तफा साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वही मेयर बनने जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया मैं शुभ ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब ज़ाहिर है आपको तहरीक इंसाफ को मिलाकर 191 बनते हैं, 184 दरकार हैं, पीपल्स पार्टी के 173 हैं, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज़ाहिर है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो कह रहे हैं अब मेयर तो हम बनाएंगे, जो इजलास रखा था तहरीक इंसाफ का इदारा नूर हक में वो लोग ही नहीं आए, कोई 8-10 लोग आए, तो वो लोग नहीं आएंगे, मेयर हम ही बनाएंगे, तो हमारे साथ चार्टर ऑफ कराची साइन करें और आगे बढ़ें ताकि कराची को डेवलप करें। अच्छा देखें, दावे वो कुछ भी करें और मालूमात भी इनकी पूरी नहीं होती। किसने बुलाया था तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को, इनको ये मालूमात तो है नहीं और कॉन्फिडेंट इतने हैं कि ये मेयर बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको पता चल जाएगा जिस तरह से ये इतने कॉन्फिडेंट होकर, ज़ाहिर है इनको पहले साबका पड़ा है नून लीग के लोगों को तोड़ने का और ब्रीफ केस लेके बलूचिस्तान जाने का, इधर का उधर का। जमात इस्लामी से वास्ता तो इनका पहली मरतबा पड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला इनको पता चल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, हम बड़ी बात से तौबा कि इनको इस मरतबा हज़ीमत उठानी पड़ेगी। और मसला ये नहीं है, इनसे और हमारा कोई मसला नहीं है, दुश्मनी कोई नहीं है, बात यह है कि नंबर हमारे ज़्यादा हैं, इसको कबूल करें। ये मेंटेलिटी इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। ये 70 से जो मेंटेलिटी बनी हुई ना कि मुल्क टूट जाए तो टूट जाए, मैंडेट नहीं मानना। मगर हाफिज़ साहब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आप, हाफिज़ साहब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आप कहते थे कि भाई जो नंबर 1 पर पार्टी आए वो मेयर बना ले, जो 2 आए वो डिप्टी मेयर बना ले। वो कह रहे हैं अब पीपल्स पार्टी नंबर 1 आई है तो हाफिज़ साहब अपनी बात से पीछे हट गए। नहीं देखें, एक तो ये कि खुद ही ये मेरी तरफ से ना स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। बात ये है कि जब गुफ्तगू होती है कि भाई अमन व अमान ठीक रहना चाहिए, फला होना चाहिए, मैंने तो आज की तारीख तक भी कभी नहीं कहा कि हम किसी से बात नहीं कर सकते। आज भी बैठकर बात करेंगे तो हम बात तो करेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये मेरी तरफ से एक ऐसी चीज़ मंसूब कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि चलें, मैं मानता हूँ कि अगर आपकी पोजीशन वाकई नंबर 1 होती, दुनिया ने देखा नहीं है कि नंबर 1 पोजीशन जमात इस्लामी की थी और नतीजे रोक कर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके आपने RO के ज़रिए
से नतीजे तब्दील करवाए थे। आज तक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उन 6 यूसीज़ के लिए जिसके नतीजे तब्दील इस तरह हुए थे कि जिसमें 7000 वाला हार गया और 1200 वाला जीत गया, इस तरह की यूसीज़ थी। फिर 5-6 मजीद ऐसी थी जो रिकाउंटिंग में इन्होंने ली, फिर पीटीआई की 10-12 ली। अगर ये जेन्युइन तरीके से उन हल्का बंदियों पर भी जो 1 और 3 के रेशो से वोटर हैं जहां, अगर ये उस पर जीतते मैं फिर भी मान लेता कि चलो ठीक है, हमने उसको कबूल किया था कि हम इस चैलेंज को मानते हैं, इलेक्शन ना होने से इलेक्शन होना बेहतर है। लेकिन उसके बाद छीना झपटी करके आप अगर कहें कि अक्सरियत हो गई, अब आइए अच्छे बच्चों की तरह हमारी बात मान लें, तो भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें लोगों ने वोट दिए हैं। देखिए शाहजेब, मुझे बताएं, 5 लाख से ज़ायद वोट जमात इस्लामी के, 4 लाख वोट पीटीआई के, ये बन गए 9 लाख वोट। पीपल्स पार्टी के सारी चीज़ों के बावजूद भी 3 लाख से ज़्यादा वोट नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखें कोई बात बनती है, कोई पैरामीटर्स होते हैं। तो हाफिज साहब, इसमें लिए बड़ा लाजमी है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि करना चाहते हैं आपके तो 130 के 130 आ जाएंगे, कि पीटीआई के 62 के 62 आ जाएंगे, क्योंकि उधर पीटीआई के 8-9 भी इधर उधर हुए या उस दिन नहीं आए, तो फिर आप मेयर नहीं बन पाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ आपने अच्छी तरह कैलकुलेट और मैनेज कर ली है? देखिए, हमारा राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस तरह से, ज़ाहिर है इनको हम ये भी नहीं करना चाहते कि वक्त से पहले सारे पत्ते फेंक दें और सारे के सारों को उठाकर ये जो है वो अंदर कर दें। जिस तरह भी देखिए ना, हाल इनका ये है कि 3-4 लोगों ने अभी तक हलफ नहीं लिया और अभी तक इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, उनको हलफ लेने के लिए जेलों में रखा हुआ है। ये कल भी इन्होंने जो बंदा हमसे मिलता है उसके घरों पे छापे मारते हैं, ठीक है ना, वैसे भी छापे मार रहे हैं। हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की हुई है कि यार ये सिलसिला तो रोका जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें, हमें तो कोई इशू नहीं है, हमारे नंबर तो ज़्यादा हैं। ये आपको तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि अनफॉर्चुनेट है, मगर ये सिचुएशन तो इस वक्त है। हमें नजर आ रहा है इनकी तो कराची की तहरीक इंसाफ की क़यादत जो थी, पार्टी सदर से लेकर सिंध के दीगर लोग, वो पार्टी छोड़ गए हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ रुक जाएगी? ये तो अनफॉर्चुनेट है, बट ग्राउंड रियलिटी है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी यकीनन है कि 9 मई को इन्होंने और अच्छा इस्तेमाल किया बल्दियाती इंतखाब के लिए। कराची में इतना बड़ा इशू नहीं था सिवाय बड़े लीडरों के, वो तो अब ज़ाहिर है जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग निचली सतह पर इतना बड़ा इशू नहीं था। इसको पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जमात इस्लामी पीटीआई के लोगों को इस तरह हैंडल नहीं कर रही कि वो दूसरी पार्टी है, बल्कि हम इसको समझते हैं कि अब उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और एक पॉलिटिकल अमल है, तो हम उन्हें अपनी पार्टी समझकर, अपना चेयरमैन समझकर उनसे बात कर रहे हैं। और वो भी जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी के अपने इश्यूज मौजूद हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर चेयरमैन ने उनके ये बात उनको कही है और यहाँ जमात इस्लामी उनकी कस्टोडियन है, और देखें ना, लोग गिरफ्तार हुए हैं तो हमने बहुत सौ को छुड़वाया भी है, लोग जो हैं वो फंसे हैं तो हमने उनको रिलीफ दिलवाया भी है। हम उनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम करने की जो इंसानी बस में कोशिश होती है वो हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि ये चेयरमैन उस तरह के लोग नहीं होंगे कि जो बिल्कुल ही अपना ईमान बेच दें और जाकर उनकी गोद में बैठ जाएं। और सबको नज़र आ रहा है कि कराची में अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी मेयर भी अपना बना लेगी तो फिर कराची का बनेगा क्या? बच्चा इस बात को जानता है कि 15 साल से मुसलसल हुकूमत में होने के बावजूद कराची का बेड़ा गर्क हुआ है। तो फिर इस सूरत में, और मैं इस उम्मीद के साथ कि फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन हो, जब हो, बजाय इसके कि जोर जबरदस्ती के लोगों को रोका जाए, आप समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अलावा भी जो फिर मेयर बना है वो यही कहता रहा है कि जी मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, 2008 के बाद से यही सुन रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास पूरा प्लान है कि आप इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ मिलकर अगर आप मेयर बन गए तो कराची को डिलीवर कर देंगे? इंशाअल्लाह ताला। देखें, रुकावट आएगी। अभी भी तो देखें, रुकावट थी ना, इलेक्शन हो ही नहीं रहा था। ये सिंगल जमात इस्लामी है जिसकी वजह से इलेक्शन हुआ। आज तक की तारीख में भी हम ले आए ना, यहाँ तक लड़ रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि जब अवाम साथ होते हैं और आपको खुद करप्शन नहीं करनी होती, खुद लूट मार नहीं करनी होती, तो फिर कोई पीपल्स पार्टी हो या कुछ भी हो, नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं है, हमारे टैक्सों का पैसा है, हम पे ही लगेगा इंशाअल्लाह और हम लगवाएंगे। दूसरी बात यह है कि डिफेक्शन लॉ भी है, जो पार्टी के डिसीजन के बगैर वोट डालेगा या नहीं आएगा उसकी चेयरमैनशिप जाएगी, और जब उसकी चेयरमैनशिप जाएगी तो 4 साल के लिए, ये वो MNA MPA नहीं है जो 5 साल गुजार चुके हैं, इनको 4 साल गुजारने हैं। तो पीटीआई के लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम अगर नहीं आएंगे तो हमारी मेंबरशिप जाएगी और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। और अगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी काला की मलना चाहती है कि हम किसी सूरत में नंबर्स को नहीं मानते, जमहूरियत को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, तो आए करें और जो चाहें करें, फिर हम देखेंगे, उसके भी रास्ते हैं, कानूनी, जमहूरी, आइनी, सब कुछ इख्तियार करेंगे। इनको कराची इनके कब्जे में नहीं देंगे, वडेरों का कब्जा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे हम कराची पर। बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।